नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीति के ऊपर, मौजूदा समाज के ऊपर, और किसी को भी वो बख्शते नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। हर कोई उनकी टिप्पणियों को सुनकर तिल मिला तो सकता है, लेकिन सच अक्सर कड़वा होता है, इसलिए सुननी भी चाहिए। आज दरअसल हम श्रवण जी से पूछेंगे, जानेंगे कि क्या कारण है कि प्रशांत किशोर, जो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर काफी मशहूर हुए थे 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी के साथ थे, उसके बाद वो तमाम राजनीतिक दलों से होते हुए अब अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने की तलाश में है। काफी दिनों से वो बिहार के अंदर पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस बारे में फिलहाल कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है। ये कह सकते हैं नहीं लड़ेंगे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से उनके बड़े बड़े इंटरव्यूज अखबारों के अंदर छपे, टेलीविजन चैनल पर बड़े बड़े इंटरव्यूज आए, और उनमें लगभग एक ही ध्वनि थी कि वो कहीं ना कहीं विपक्ष को, यानी इंडिया गठबंधन को, और उसमें भी कांग्रेस पार्टी को, और उसमें भी राहुल गांधी को, वो या तो कोसते हुए नजर आए या फिर उनकी तीखी आलोचना करते हुए दिखाई पड़े। तो ये अपने आप में कई गहरे सवाल खड़े कर देता है। श्रवण गर्ग जी से जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये हो क्या रहा है, आखिर क्यों प्रशांत किशोर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या उनकी बातों में कोई गहरी सच्चाई है जो हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं या बाकी लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि याद होगा कि प्रशांत किशोर एक पूरा का पूरा फॉर्मूला लेकर राहुल गांधी के पास गए थे, ये बताने के लिए कि कांग्रेस को कैसे जिंदा किया जा सकता, कांग्रेस को फिर से नई जान फूकी जा सकती, जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या माजरा क्या है आखिर में? देखिए, माजरा केवल प्रशांत किशोर तक सीमित नहीं है। आपने कहा कि आप जो चीजों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, पकड़ने का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल जो चीजें दिख रही हैं इस समय सामने हैं, आंखों के तैर रही है कि ये चल क्या रहा है, पकड़ने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है कि बीजेपी ने एक नया ऑफेंसिव शुरू किया है। ऑफेंसिव शुरू ये किया है कि लोगों पर साइकोलॉजिकल अटैक करना, लोगों के दिमाग पर अटैक करना। जैसे मुझे अभी आपसे चर्चा के 5 मिनट पहले बंबई से एक फोन आया एक बड़े पत्रकार का, और मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या स्थिति है महाराष्ट्र में, तो बता रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये जो थोड़ा सा घाटा होने वाला है वो कल प्रशांत किशोर बता रहे थे कि वो कहाँ से पूरा हो जाएगा, तमिलनाडु से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, तेलंगाना से हो जाएगा। एक परसेप्शनल चेंज लोगों के दिमाग में ये डालना, इस चीज को बदलना, और वो केवल प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं। एक अगर कोई ईमानदारी से चीजों को देखे और पकड़े, जैसे बहुत बड़े लेखक हैं अंग्रेजी के पत्रकार शेखर गुप्ता, उनका आज हिंदी के सबसे बड़े अखबार कहे जाने वाले अखबार में लेख छपा है। उसमें लिखा है, मोदी को सत्ता से बेदखल करने का यकीन खुद विपक्ष को नहीं है। और उसमें वो लिखते हैं कि हकीकत यह है कि यह बताने के लिए कोई पंडित की जरूरत नहीं है, किसी चुनावी पंडित की, कि इस बार भाजपा मुकाबले में काफी आगे है। और उन्होंने एलोबरेट किया है कि उन्होंने, अगर आप को चुनाव के बारे में पता करना है तो सिर्फ 3 टैक्सी वालों से बात कर लीजिए और वो बता देंगे कि कौन जीत रहा है। लोगों के दिमाग पर एक आक्रमण किया जा रहा है, जैसा होता है साम्यवादी देशों में होता है कि कंडीशनिंग ऑफ माइंड्स। प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज यात्रा छोड़कर अचानक से दिल्ली प्रकट होते हैं, और एक साथ जितने गोदी मीडिया के चैनल्स हैं और एक ट्रस्ट के अंतर्गत जो एजेंसी, संवाद एजेंसी चलती है, क्या मतलब जो उसमें क्या बताया क्या जा रहा है, उसमें 2-3 चीजें बताई जा रही है। अगर प्रशांत किशोर के इंटरव्यू को बारीकी से आप उसका डिसेक्शन करें, पोस्टमार्टम करें, आपको कई मजेदार चीजें उसमें से निकलकर मिलेंगी। जैसे वो बताते हैं कि राहुल गांधी क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, विपक्ष कैसे कंफ्यूज्ड है,
और इस सबका जो इरादा है वो ये बताना है कि मोदी फिर से सत्ता में आने वाले नहीं हैं, आ रहे हैं हम्म, या आ गए हैं। अब आप देखिए कि चतुराई क्या की जा रही है, जो हम्म, लोगों ने लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं उस चीज को, जो ये कितनी बारीकी से ये प्रशांत किशोर कताई कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बीजेपी को 300 सीटें मिलेंगी। हम्म, अब आप सोचिए कि बीजेपी को 300 मिलेगी, मतलब वो 370 नहीं दे रहे हैं। हम्म, जो बीजेपी कह रही है कि हमको 370 मिलेगी, वो कह रहे हैं 300 मिलेगी, मतलब एक झटके में उन्होंने 70 सीटें कम कर दी। हम्म, और फिर कहते हैं कि बीजेपी अपने दम पर 370 सीटें नहीं प्राप्त कर सकती। अब वो इसमें दो चीजें बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई हाँ, हम आप जो क्रिटिसिज्म है कि 370 नहीं मिल सकते तो हम भी मानते हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि 300 मिल जाएंगे, मतलब ये कि आपके दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि हम्म, बहुमत मिल रहा है, सरकार हम्म, बन रही है। हम्म, जो प्रधानमंत्री का कहना है, ये बीजेपी का कहना है कि 400 सीटें मिलेंगी, हम्म, 370 बीजेपी को और 400 सीटें एनडीए को मिलेगी। तो उसके बारे में प्रशांत किशोर कहते हैं कि देखिए 400 सीटें कैसे होंगी मैं बताता हूं। तो हम पूछते हैं, लोग वो पूछते हैं कैसे मिलेंगी, हम्म, तो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आ जाएगी तो बहुत सारे दल उसमें शामिल हो जाएंगे और उनकी सीटें भी उसमें शामिल हो जाएंगी, हम्म, तो 400 सीटें ऐसे हो जाएंगी। जी, वो ये है कि जिन जिन जगहों पर लोगों के मन में शंकाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहां यहां बहुत नुकसान हो रहा है, हम्म, पीके बताते हैं कि वहां वहां बहुत फायदा हो रहा है। हम्म, जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र के फोन का, बॉम्बे के फोन का, कि रिजल्ट को लेकर जो मन में शंकाएं हैं और लोग कह रहे हैं यार बीजेपी को इस बार बहुत गड्ढे आने वाले हैं, तो पीके कहते हैं जैसे लोग कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है, हम्म, तो पीके कहते हैं कि बंगाल में नंबर 1 होने वाली है। हम्म, अब जो इस बार उनकी जो सीटें हैं वो, और वो कोट करते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इस बार हम बहुत ज्यादा सीटें जीतेंगे। हम्म, इसका मतलब जैसे कि 2019 में 42 में से 18 सीटें मिली थी और तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, तो वो कहते हैं कि 2019 में जो गैप था वोट शेयर में 3% ही था, हम्म, और इस बार बीजेपी स्वीप करने वाली है। आप देखिए कि हम्म, थोड़ा सा किस तरह से ये माइंड सेट को बरगला रहे हैं, मतलब अब आप सोचिए कि पीके कहते हैं बड़े, जिसको चतुराई से कहते हैं कि बीजेपी विल बिकम नंबर 1 इन ओडिशा। हम्म, उसके बाद पीके कहते हैं कि तमिलनाडु में वोट शेयर डबल हो जाएगा, डबल डिजिट में हो जाएगा। हम्म, इतना जोर लगा रही है बीजेपी इस समय तमिलनाडु में। वो इस बारे में कमिटमेंट नहीं करते हैं कि सीटें कितनी होंगी, क्योंकि अभी वहां 0 सीट है। तो भाई अगर आपका डबल डिजिट में वोट शेयर हो रहा है और आप कह रहे हैं कि सीटें कितनी होंगी कह नहीं सकते, और यानी जो जो इम्प्रेशन बनाया जा रहा है कि जो लॉस होने वाला है पूरा का पूरा, वो ये तमिलनाडु से, और मैं अभी आ रहा हूं तेलंगाना पे आ रहा हूं, हम्म, बिहार पे आ रहा हम्म, हूं, हम्म, यहां से भरा जाएगा। वो कर्नाटक की बात नहीं करते हैं प्रशांत किशोर, वो तेलंगाना की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी या तो फर्स्ट हो जाएगी वहां या सेकंड हो जाएगी। हम्म, अब आप बताइए कि बीजेपी के पास वहां 17 में से 4 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं, और बड़ी पार्टी वहां बीआरएस है, हम्म, और सत्ता में रेवंत रेड्डी हैं,
और अभी राहुल गांधी की जो सभा हुई थी जहां घोषणा पत्र रिलीज हुआ, उसमें लाखों लोग उपस्थित थे। और रेवंत रेड्डी के सामने चैलेंज ये है कि वो 17 में से 17 सीटें जीते। ऐसे में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी नंबर 1 हो जाएगी। आप थोड़ा सा सोचिए कि ये लोग क्या रहे हैं, देश के साथ क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी हो जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि नंबर 1 पार्टी कैसे हो सकती है। बिहार में अभी 40 में से 17 सीटें हैं जी, और 16 सीटें जेडीयू की है, 6 सीटें शायद इनकी है लोग जनशक्ति पार्टी की। जी, 5 है। 5 है। चलिए, वहां पर सबसे बड़ा खतरा इस समय बिहार बीजेपी के लिए बना हुआ है। मतलब आमतौर से प्रशांत किशोर पर बहस नहीं होना चाहिए, चर्चा ही नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या चर्चा करना, मतलब वो कोई, मतलब कोई इस तरह का सब्जेक्ट तो है नहीं कि आपके साथ सत्य हिंदू पर उनसे चर्चा करें। पर जिस तरह का कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट किया है और जिसको मैग्नीफाई किया है हमारे चैनलों ने और हमारे मीडिया ने, उस पर बहस करना जरूरी है। वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस बिहार के लिए ठीक है, पर उसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। और इसके पीछे उनका कोई आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट केवल यह है कि जो पहला कास्ट सेंसस हुआ था उसके आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किए आपने। तो भाई कांग्रेस ने नहीं किए तो बीजेपी ने 10 साल में क्यों नहीं किए। वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस अगर आप पक्ष में हैं तो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में क्यों नहीं करवा रहे हैं, कि तेलंगाना और कर्नाटक में क्यों नहीं करवा रहे हैं। वो इसका जवाब नहीं देते कि बीजेपी अगर पक्ष में है, जैसा कि वो खुद कहते हैं, तो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में क्यों नहीं हो रहा है। और क्या बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कास्ट सेंसस को शामिल करने वाली है कि नहीं करने वाली है। जी, पूरा का पूरा जो आक्रमण है प्रशांत किशोर का, वो केंद्रित है राहुल गांधी पर। वो कहते हैं कि अगर वो राहुल गांधी के नेतृत्व में 2 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, 14 का और 19 का, और अब तीसरा भी हार जाएगी, उसके बाद उनको अलग हट जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई किसी और को जिम्मेदारी दे देना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं नहीं कर पाया, कोई और करे। वो कहते हैं कि इंडिया अलायंस को पीएम का कोई फेस घोषित करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि उसके बिना मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब वो ये चाहते हैं कि कोई एक फेस घोषित कर दिया जाए और इस पूरे चुनाव को मोदी बनाम जो भी फेस हो, राहुल हो, ये हो। वो कहते हैं कि पहले नीतीश कुमार बन सकते थे पर अब वो नहीं है। वो ये नहीं बताते प्रशांत किशोर कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए मोदी के अलावा कौन सा चेहरा है। मतलब इंडिया अलायंस में तो 10 चेहरे निकल आएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा प्रशांत किशोर पर जो चर्चा करने का एक मन हुआ या बात हुई, वो ये हुई कि वो जो आदमी अगर इतना सक्षम है कि दूसरों को चुनाव जिताता है, दूसरी पार्टियों को जिताता है, तो वो आदमी खुद अपने आप को चुनाव क्यों नहीं जिता सकता बिहार में। या अपनी पार्टी को चुनाव में खड़ा करके क्यों नहीं स्ट्रेटेजी बना सकता जिताने की। वो क्यों भाग रहा है चुनाव लड़ने से। और चुनाव का लोकसभा में भी, जैसा आपने भी कहा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, वो उनको बताना चाहिए। क्यों बताएंगे, उनके पास है ही नहीं कोई चुनाव कैसे लड़ेंगे, उन्होंने कहा नहीं है। उनसे जब पूछा तो वो
बाद की बात करते हैं कि वो आगे कभी देखेंगे कि चुनाव उनको, उनकी पार्टी जब गठित हो जाएगी और लोग जिम्मेदारी ले लेंगे। उन पीके ने अब इस चीज को कहना बंद कर दिया है जो 2 साल पहले वो कहते थे कि कांग्रेस के पास 200 सीटों का क्षेत्र है, 200 प्लस सीटों का क्षेत्र है। जी। तो ये जो पूरा का पूरा जो अपनी बातचीत है उसका सारांश ये है कि मतदाताओं को या विश्लेषकों को या यूट्यूब पर बहस करने वालों को या देश की जनता को इस कॉन्स्पिरेसी को अब समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब अपना कुछ कहने को बचा नहीं है। अब वो नेगेटिव कैंपेन पर उतर आए हैं और नेगेटिव कैंपेन ये है कि आप इंडिया अलायंस की क्या कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उनको उजागर करो। और जो सेना में जिस तरह की कंडीशनिंग होती है दिमाग में सैनिकों के कि हम तो ये लड़ाई जीत रहे हैं, आपको तो जीतना ही है, तो ये कंडीशनिंग वो मतदाताओं की कर रहे हैं चारों तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू।